नमस्कार, जय हिंद। बत्रा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी अग्निवीर साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। दोस्तों, हमेशा की भांति हम आपके पास आज फिर से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं और यहां से आपके एग्जाम में सभी सवालों को पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। इसके साथ में सवाल अगर आपको सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं तो जो आपको व्याख्या बताई जा रही है वहां से आपको सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना ये इंपॉर्टेंट सेशन जो आपके अग्निवीर एग्जाम के लिए होगा बेहद खास। तो चलिए, पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है। ऑप्शंस आपको हैं प्रकाश संश्लेषण, बायोडिग्रेडेशन, विद्युत अपघटन या गैल्वेनीकरण। यहां पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में घटाने के लिए उत्तरदायी होती है कौन सी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस जो होती है। फोटोसिंथेसिस जो होती है ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे ये आपको मिल जाता है। चूंकि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है कि ये तो हरे पौधों के द्वारा किया जाता है। किसके जरिए? हरे पौधों के द्वारा इसको किया जाता है। और इसके साथ साथ में आपको यह भी समझना है कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के द्वारा संपन्न की जा रही होती है तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान ये CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में निकालते क्या हैं, O2 निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को ये रिमूव करते हैं यानी कि ये बाहर निकालते हैं। तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसमें क्या होता है कि इसको एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो वो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। कहने का मतलब है कि अगर आपको वातावरण से यानी कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है तो आपको ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधों लगाने की आवश्यकता होगी। ज्यादा अगर पेड़ पौधे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और आपको फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के जरिए यह प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। सवाल आपसे पूछा गया है भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड आर द केव्स ऑफ भीमबेटका कंसीडर्ड। 1000 ईयर, 5000 ईयर, 30,000 ईयर या फिर 300 ईयर। तो कितने साल पुरानी इनको मानी जाती है ये आपको यहाँ पर सही जवाब देना है। तो सामान्य तौर पर इसको माना जाता है भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इसको 30,000 साल पुराना माना जाता है। 30,000 साल पुराना। और जो भीमबेटका की ये गुफाएं हैं ये कहां पर हैं, तो ये हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में यह उपस्थित है और मध्य प्रदेश का एक जिला है। जिला कौन सा है? इसके लिए जिला है रायसेन जिला। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में क्या मौजूद है? भीमबेटका की गुफाएं। और यह गुफाएं जो हैं वो 30,000 साल पुरानी इनको माना जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो भीमबेटका और होशंगाबाद के आदमगढ़ से शैल चित्रकारी भी मिलती है। यहाँ पर आपको ये सारी बातें पूरा पाषाण कालीन स्थल के रूप में भी देखने को मिलती है। तो एक पॉइंट आप और नोट कर सकते हैं, ये पूरा पाषाण कालीन गुफाएं हैं भीमबेटका की गुफाएं। आपके एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको क्या पूछा जाएगा कि भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित हैं, तो वो कहां पर आप लगाएंगे? मध्य प्रदेश में है। रायसेन भी आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन आप जानते रहें कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं और 30,000 साल पुराना इनको माना जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 3 में देखेंगे तो यहां पर आपको पूछा गया है मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? भास ने, कवि राय ने, बाणभट्ट ने या फिर कालिदास ने। तो मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है कौन? कालिदास हैं।
कालिदास इसके लेखक होंगे। मालविकाग्निमित्रम के, तो कालिदास इसके लेखक हो गए। अभिज्ञान शाकुंतलम भी इनकी एक पुस्तक का नाम है। क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम भी इनका एक नाटक है, लिखा गया इनका एक नाटक है और ये काफी महान नाटक इनका माना जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कौन सी ऐसी नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों स्टेट में प्रवाहित होती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम आपको बताना है। तो आप जानते हैं और ये बहुत ज्यादा विवादित नदी भी है, तो आपको यहां पर बताना है कि कर्नाटक और तमिलनाडु में कौन प्रवाहित होती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर पेरियार। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी जो है वो नदी कर्नाटक और तमिलनाडु ये दोनों के क्षेत्रों में यह प्रवाहित होती है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ओम प्रकाश रावत, अचल कुमार जैदी, राजीव कुमार या डॉक्टर नसीम जैदी। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम आपको बताना है। ये सारे सवाल आपको करंट अफेयर्स वाले हैं और यहां से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राज्यसभा का वर्तमान सभापति कौन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आपको यहां पर बताना है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में राजीव कुमार जो हैं ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आप क्या बताएंगे? इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो हैं ये भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त हैं, सुकुमार सेन। अब इसके अलावा अगर पूछा जाए प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है रामा देवी। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त अगर आपसे पूछा जाए तो उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रामा देवी। रामा देवी इनका नाम है, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। इसके अलावा अगर आप देखें तो चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? यह एक बहुसदस्यीय संस्था होती है। बहुसदस्यीय संस्था होती है। और इसके अलावा एक पॉइंट आप और याद रखिएगा कि अगर चुनाव आयुक्त के नियुक्ति की बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 324 में आपको देखने को मिल जाता है चुनाव आयोग के बारे में। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की चर्चा है और आर्टिकल 326 में है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो इसके साथ में ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। लेकिन ऐसे सभी सवालों को आप एग्जाम से पहले इसको एक बार जरूर रिवाइज करिएगा। हो सकता है कि उसमें से कुछ ऐसे पोस्ट हों जो बदल गए हों, तो इसलिए एग्जाम से पहले इसको एक बार आप रिवाइज करके तब एग्जाम में जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बट ये सारी चीजें क्या हैं? ये आपके लिए स्टैटिक हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने सदस्य होते हैं? तो बहुसदस्यीय होते हैं।
प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? रामा देवी हैं। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की बात है और आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार है। ये सभी बातें आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, ग्राफीन क्या होता है? कार्बन का अपरूप, एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर या एक पौराणिक जानवर या एक संक्रमित घाव? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा कि यह कार्बन का एक अपर रूप होता है। ग्राफीन जो होता है कार्बन का एक अपरूप होता है और अपरूप का मतलब है कि उसी तरीके के जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। उसी के रूप में जाना जाता है। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है या सुचालक? तो ग्रेफाइट जो है यह विद्युत का, ग्रेफाइट जो है यह विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक? तो इसका राइट आंसर होता है विद्युत का सुचालक होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। इसके अलावा आप इसमें अगर अन्य महत्वपूर्ण बातें जाने तो इसका आपेक्षिक घनत्व पूछा जा सकता है। तो इसका आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो कितना होता है? 2.2 होता है। और अगर कार्बन का ही एक अपर रूप देखा जाए तो डायमंड भी क्या होता है? कार्बन का ही एक अपर रूप माना जाता है। ये आप समझते रहें। हीरा जो होता है वो किस वजह से चमकता है? हीरा किस वजह से चमकता है? हीरा भी क्या है? हीरा भी किसका अपर रूप है? तो कार्बन का ही रूप माना जाता है। कार्बन का रूप माना जाता है और इसमें चमक बहुत ज्यादा होती है। और ये चमक किस वजह से होती है? तो ये होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। ये आप जानते रहें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको बोला जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाता है। और इसी वजह से क्या होता है? हीरे में ज्यादा चमक आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ हीरा काला होता है और काले हीरे का एक अलग नाम होता है। काला हीरा जो होता है उसको एक स्पेशल नाम होता है और उसको क्या कहते हैं? इसको बोट कहा जाता है, काले हीरे को। और बोट हीरा शीशा काटने में प्रयोग किया जाता है। ये बात आप समझते रहें। काला हीरा से शीशा काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। शीशा काटने के लिए। ये आपने समझ लिया कि कार्बन का अपर रूप क्या है? ग्राफीन क्या है? कार्बन का यह एक अपर रूप है। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। इसके अलावा इसका आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। हीरा जो है वो भी कार्बन का एक रूप होता है। चमक इसमें ज्यादा होती है। वजह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। काला हीरा को बोट कहते हैं। और जो काला हीरा होता है वो किस वजह से होता है? तो शीशा काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश ये क्या होता है? तो आकाश जो है एक मिसाइल है और इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? कहां पर? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली या सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली या हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली या मिसाइल प्रणाली यह नहीं है। तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप राइट आंसर देंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश है, डीआरडीओ द्वारा जो विकसित आकाश है यह सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डीआरडीओ द्वारा विकसित जो आकाश है इसमें मध्यम दूरी की यह प्रक्षेपास्त्र है। और ये किस तरह से प्रयोग होती है? तो यह मध्यम दूरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको
8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या मैडम कामा? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में पहली राष्ट्रीय महिला कौन थी? तो भारत में स्वतंत्रता पूर्व पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष थी कौन? एनी बेसेंट थी और ये 1917 में बनी थी। 1917 में ये मद्रास कांग्रेस में बनी थी। मद्रास का अधिवेशन था, मद्रास अधिवेशन में इनको बनाया गया था। 1917 में भारत स्वतंत्र भारत की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में है एनी बेसेंट। और इसके बाद प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये कौन है? तो यहां पर आप लगाएंगे सरोजनी नायडू को। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू को। और ये 1925 में बनी थी। कौन है इसमें? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो हैं ये प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। 1925 में कानपुर अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। 1925 में कानपुर अधिवेशन में इनको बनाया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है क्या? सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन और गंधहीन नहीं है? तो यहां पर रंगहीन और गंधहीन गैस कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? क्लोरीन जो है वो रंगहीन और गंधहीन नहीं है। आपको यही बताना है रंगीन कौन सी गैस रंगहीन और गंधहीन नहीं है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो क्लोरीन जो है वो किस प्रकार की होती है? तो क्लोरीन जो है वो रंगहीन और गंधहीन गैस नहीं है। और इसमें आप अगर देखेंगे तो ये ब्लीचिंग पाउडर के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? तो ब्लीचिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोरीन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपको 10 पूछा गया है। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? बुखार कहते हैं, हाइपरथर्मिया कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं या हाइपर पायरेक्सिया कहा जाता है? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से तकरीबन 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया कहते हैं। ऑप्शन आपका इसमें सी वाला सही हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी एक्टिविटी जो बॉडी की होती है, एक्टिविटी जो बॉडी की होती है वो कम हो जाती है। बॉडी की एक्टिविटी कम होती है हाइपोथर्मिया में। और इसमें क्या होता है कि जनरली टेम्परेचर जो होता है 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है। ये आपके लिए समझना जरूरी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का तापमान सामान्य रूप में कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान, मानव शरीर का सामान्य तापमान, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आप बताएंगे 98 मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये हो जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर किसी व्यक्ति को बुखार है, फीवर है, तो फीवर की कंडीशन में क्या होता है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से इसका टेम्परेचर अगर प्लस होगा तब उसी कंडीशन को कहते हैं फीवर यानी कि बुखार। और अगर जनरल यानी कि 98 से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है तो उसको क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 11 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विराट
या ऑपरेशन कारगिल? तो यहां पर आपको सही जवाब देना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑपरेशन विजय इसका पूरा नाम था और इसका जो कोड था वो क्या था? ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय आप जानते हैं इसमें इसको हम लोग कहते हैं कारगिल युद्ध। और कारगिल युद्ध को आप जानते हैं किसके बीच में किया गया? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया और ये लड़ा गया था 1999 में इसको लड़ा गया था। और जो समय था वो समय था कारगिल युद्ध मई 1999 से, मई 1999 से। और ये चला कब था? तो 26 जुलाई 1999 को ये घोषित हुआ था और 26 जुलाई को ही हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। विजय दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। इसके साथ में अगर आप देखें तो कैप्टन विक्रम बत्रा इसमें हीरो के रूप में थे और इन्होंने दिल मांगे मोर का इन्होंने यहां पर नारा दिया था। और इनको क्या कहा जाता है? इनको इसका हीरो कहा जाता है। तो इसलिए कैप्टन विक्रम बत्रा को आप यहां पर ध्यान रखेंगे। कारगिल युद्ध से संबंधित है। 1999 मई के महीने से शुरू हुआ था। मई, जून और लास्ट में जुलाई में जाकर के 26 जुलाई को इसका अंत हुआ और 26 जुलाई को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? साल 2004, 2005, 2006 या 2007 में? तो सूचना का अधिकार अधिनियम किस साल में लागू हुआ है आपको यही जवाब देना है। तो आप जानते भी होंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, सूचना का अधिकार अधिनियम ये कब लागू हुआ था? तो साल 2005 में इसको लागू किया गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम। आप इसको भी जानते होंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है आरटीआई, उसमें किसी भी मुद्दे पर आप सरकार से या फिर संबंधित विभाग से कोई भी जानकारी आप मांग सकते हैं और वो जानकारी देने के लिए पूरी तरीके से ये बाध्य होता है। और आरटीआई की अवहेलना करने वाला यानी कि इसको न मानने वाला अगर कोई अधिकारी है तो उसको क्या कहा जाता है? उसके लिए दंड की भी व्यवस्था की गई है। अब इसमें अगर देखेंगे तो स्वतंत्रता के बाद अगर भारत में देखें तो स्वतंत्रता के बाद यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था साल 2005 में आरटीआई के तहत। एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है कि क्या सूचना का अधिकार यह फंडामेंटल राइट है या नहीं? तो सूचना का अधिकार जो है यह फंडामेंटल राइट के रूप में नहीं होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है और सवाल आपसे पूछा गया है कि यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है ये आपको बताना है। चेन्नई में है, मुंबई में है, कोलकाता में है या फिर दिल्ली में है? तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब यहां पर आपको जो राइट आंसर देना है वो है आपका, क्या इसका सही जवाब होगा? तो आप जानते हैं कि विक्टोरिया हॉल कहां पर है? तो विक्टोरिया हॉल जो है यह कोलकाता में स्थित है। विक्टोरिया हॉल कहां पर है? यह कोलकाता में स्थित है। और विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना भी की गई थी। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। यह शुरू कब किया गया था? 1899 से 1905 के बीच में विक्टोरिया हॉल बनाया गया था। विक्टोरिया हॉल बनाया गया था और इसको बनवाया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने इसको बनाया था विक्टोरिया हॉल को। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यहां पर जितने भी पॉइंट हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर होगा? गेटवे ऑफ इंडिया ये कहां पर है? ये है इंडिया में। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? ये कहां पर है? मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 1911 में की गई थी और जॉर्ज पंचम के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
14 आपके सामने है बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं, सरोजनी नायडू को कहते हैं, वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, या लोकमान्य तिलक को कहते हैं? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया, कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातने की जरूरत है। यहां पर आयरन मैन भी कहा जाता है। आयरन मैन किसको कहते हैं? आयरन मैन भी इनको कहा जाता है, आयरन मैन भी इनको कहा जाता है। और आपको याद होगा तो बारदौली सत्याग्रह से भी संबंधित हैं, बारदौली सत्याग्रह से भी संबंधित हैं 1928 में। और यहां पर देखेंगे तो लौह पुरुष का, इसको क्या कहेंगे? लौह पुरुष कहा जाता है। और यहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने इनको कहा था लौह पुरुष, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदौली का यह किसान आंदोलन था महात्मा गांधी के द्वारा। अगर मान लीजिए कि ये उपाधि किसने दिया था आयरन मैन की, ये दिया था वहां की महिलाएं। और अगर महिलाएं न हो ऑप्शन में तो वहां पर गांधी जी की ओर से, गांधी जी की ओर से ये कहा गया था, या गांधी जी की ओर से वहां की महिलाओं ने यह ऑप्शन, ये उपाधि इनको दिया था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपको 15 आपके सामने है। सवाल आपसे पूछा गया है भारत सरकार द्वारा रुपए यानी कि रुपया को किस वर्ष में अपनाया गया था? यहां पर आपसे ये महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है कि भारत सरकार के द्वारा जो रुपए का चिन्ह है, रुपए का चिन्ह क्या होता है? तो रुपए का चिन्ह ये होता है, इसको भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? 2009 में, 2010, 2011 या 2012? तो जो रुपए का चिन्ह है इसको 2010 में अपनाया गया था, यानी कि जो आप रुपए का यह चिन्ह देखते हैं इसको अपनाया गया था 2010 में। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। भारत में प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण हो सकता है। यूनानियों के द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए। पहले प्राचीन में पंचमार्क सिक्के चलाए जाते थे, पंचमार्क सिक्के चलाए जाते थे। और भारत में यूनानियों के द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए, सोने के सिक्के चलाए गए थे। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। BIOS यानी कि बायोस का पूरा नाम क्या है? बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेशन सिस्टम, या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या बिगनर्स इनपुट ऑपरेशन सिंबल, या बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सर्विस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखें तो यहां पर आपको मिल जाएगा कि बायोस का पूरा नाम क्या होता है। बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा गया है? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और नेपाल। अब यहां पर आपको देखेंगे तो जो भारत में ये वाला एरिया आपको देखने को मिलता है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एरिया होता है ये किसके साथ लगा है? ये लगा हुआ है आपका बांग्लादेश के साथ। अब यहां पर जब आप देखेंगे, मैंने ये वाला पोर्शन छोटा बनाया है, लेकिन यहां पर जब आप देखेंगे ना तो ये बहुत सारा मुड़ा हुआ है, कटा फटा क्षेत्र है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं, सबसे लंबी सीमा की अगर बात करते हैं तो सबसे लंबी सीमा आपको कहां पर देखने को मिल जाती है? सबसे लंबी सीमा आपको देखने को मिलती है यहां पर। और यहां वाला एरिया क्या होता है? बांग्लादेश होता है। और बांग्लादेश के साथ भारत जो है
वो 4096 किलोमीटर की पूरी दूरी तय करता है। इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नेपाल मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको आगे चाइना भी मिल जाता है। इधर वाले से एरिया में देखेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान होता है और यहाँ पर पूरा जो होता है ये बांग्लादेश वाला एरिया होता है। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा लंबी सीमा कौन लगाता है तो वो होता है बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर की लंबी दूरी भारत के साथ ये सीमा बनाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। यहां पर आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है? गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी या फिर तापीय ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी। तो किस प्रकार की ऊर्जा यह प्राप्त करती है? अगर कोई भी गतिशील वस्तु है तो ये क्या प्राप्त करती है? गतिशील वस्तु में किस प्रकार की ऊर्जा निश्चित रूप से पाई जाती है? तो कोई भी अगर गतिशील वस्तु है तो उसमें निश्चित रूप से काइनेटिक एनर्जी जरूर पाई जाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा उसमें जरूर पाई जाती है। अगले सवाल को देख लें तो यहां पर आपसे क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प या फिर हाइड्रोजन। यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन यह ग्रीन हाउस गैस यह नहीं है। और इसमें आपको ध्यान रखना है बाकी सब जो ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, ये कहीं न कहीं ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करती हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जितनी भी आपको ग्रीन हाउस गैसेस दिखेंगी वो सभी में आपको जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन ये सभी काम करेंगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप देखते हैं जो एसी से निकलती है वो ज्यादा इसमें हार्मफुल होती हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो भी इसमें योगदान देती है। मीथेन होती है वो भी योगदान देती है। तो ये सभी गैसों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगला और आज के इस हमारे अभ्यास सीरीज का जो आखिरी सवाल है उसमें आपसे पूछा गया है ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव कितना होता है? बाहर के समान होता है, बाहर से कम होता है, बाहर की तुलना में अधिक होता है या समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो उड़ते हुए विमान में केबिन के अंदर जो होता है वो बाहर की तुलना में अधिक प्रेशर फील करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे तो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोगों ने देखा है। यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जो विमान यात्री होता है फाउंटेन पेन की स्याही को हटाने को कहा जाता है, क्योंकि दबाव कम लगने से कपड़ा खराब हो सकता है और उसमें वो बाहर निकल सकती है। तो इसलिए आपके लिए ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। इन सभी पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, यहां तक की बात हम लोगों ने किया है। इसके आगे की बात हम लोग कल से करेंगे और कल हम लोगों फिर 3 बजे से अपनी बात को यहां पर स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।